हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स गुरुजी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हम अवकलन गणित के बारे में बात कर चुके हैं कि फिजिक्स में अवकलन का क्या रोल रहेगा, किस प्रकार से हमें ये याद रखना है। अब हम बात करेंगे समाकलन गणित की। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि अवकलन से जो प्राप्त आपको राशि होती है उसी राशि का यदि हम क्या करें, समाकलन करें, तो आपका जो अवकलन वाली राशि है वही प्राप्त हो जाती है। तो देखते हैं किस प्रकार से होता है। तो जैसे अगर मैं मान के चलता हूं, यदि कोई मेरा फलन है f(x), यानी x चर के रूप में मेरा एक फलन है, यदि मैं इस राशि का क्या करता हूं, अवकलन करता हूं, यानी किसी फलन का जब मैं x के सापेक्ष ही अवकलन करता हूं तो मैं मान के चलता हूं मेरे पास एक नई राशि प्राप्त होती है कैपिटल f(x). ठीक है, इस कैपिटल f(x) का यदि मैं क्या करूं, यानी किसी फलन का जब मैं अवकलन करता हूं तो मेरे पास एक नई राशि प्राप्त होती है। उस राशि का यदि मैं x के सापेक्ष समाकलन करता हूं तो आपको क्या होगा, जो प्रारंभिक वाली राशि है जिसका मैंने अवकलन किया था वही राशि आपकी प्राप्त हो जाएगी। अर्थात मैं ये कह सकता हूं कि अवकलन समाकलन एक दूसरे के क्या होते हैं, प्रतिलोम होते हैं। ठीक है, तो किसी समाकलन के प्रतीक को किस प्रकार से लिखा जाता है, तो ये एक समाकलन का प्रतीक चिन्ह है। उसके बाद यहाँ पे आपका लिखा जाएगा जिस फलन का समाकलन करना है और किस राशि के सापेक्ष समाकलन करना है, यानी किस राशि के सापेक्ष आपका समाकलन करना है वो लिखा जाता है। इसको पढ़ा कैसे जाता है कि फलन f(x) का x के सापेक्ष समाकलन करने पर। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको एक चीज ले रहा हूं कि यदि मेरी कोई राशि x है, उस राशि x का मैं क्या कर रहा हूं, x के सापेक्ष अवकलन कर रहा हूं, तो मान के चलता हूं मेरा रिजल्ट मिलता है y। तो इस y का क्या करता हूं, यदि मैं x के सापेक्ष ही, ये चीज ध्यान रखनी है, समान होना चाहिए यहाँ। ठीक है, यदि इस y का मैं क्या करता हूं, x के सापेक्ष समाकलन करता हूं तो निश्चित ही मुझे क्या मिलेगा, x मिलेगा, यानी प्रारंभिक जिस राशि का मैंने अवकलन किया था। तो इसी के आधार पे हम क्या करेंगे, अवकलन समाकलन को पढ़ेंगे, और जब अवकलन आपको याद होगा तभी समाकलन आसानी से आपको याद हो सकता है, वरना ये आपको आसानी से याद नहीं रहेगा। समाकलन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अनिश्चित समाकलन और एक होता है निश्चित समाकलन। तो अनिश्चित समाकलन क्या होता है, जैसे मान के चलिए मैंने एक कोई फलन लिया f(x) और एक लिया कोई अचर, यानी मेरी कोई एक राशि है जिसमें फलन और अचर है, मैं इसका क्या कर रहा हूँ, x के सापेक्ष अवकलन कर रहा हूँ। तो जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, चूंकि यहाँ पे क्या है, ये दोनों आपका योगफल के रूप में, तो दोनों का अलग अलग पदों का क्या होगा, अवकलन होगा। तो मैं ये सपोज करता हूँ कि जो आपका फलन f(x) है, इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो आपको मिलता है कैपिटल f(x), और अचर का अवकलन करने पर 0, अर्थात मुझे क्या प्राप्त हुआ, कैपिटल f(x). अब इस कैपिटल f(x) का x के सापेक्ष जब हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, f(x) मिलेगा, अर्थात यहाँ पे आपका क्या है, अचर जो है वह आपको नहीं मिल पा रहा है। तो अब चूंकि क्या है, अर्थात इसका मान आपका क्या है, निश्चित नहीं रहा, अर्थात ये आपका क्या है, अनिश्चित मान मिला आपको। तो इसलिए हम इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, यदि किसी फलन का हम क्या करते हैं, समाकलन करते हैं, तो समाकलन करने के बाद जो आपको राशि मिलेगी उसके बाद आपका एक क्या है, एक नियतांक लगाना आवश्यक है, जिससे क्या हो, यह राशि और यह वाली राशि आपकी क्या हो, बैलेंस हो। तो इस नियतांक को ही हम क्या बोलते हैं, समाकलन नियतांक। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं निश्चित समाकलन की। निश्चित समाकलन क्या होता है, जैसे मान के चलिए समाकलन का चिन्ह ये हो गया। अब मैंने यहाँ लिखा x बराबर a और यहाँ लिखा x बराबर b, ये मैंने लिखा कैपिटल f(x) और dx। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पहले वाला समाकलन है इसमें आपका क्या है, x बराबर है और x बराबर b, ये कुछ भी हो सकता है। इनको मैं क्या बोलता हूँ, ये तो आपकी होती है निम्न सीमा।
और ये होती है आपकी उच्च सीमा। तो यानी मेरा जो समाकलन किसी फलन f(x) का x के सापेक्ष समाकलन उसकी सीमाओं में अगर होता है, निम्न सीमा से उच्च सीमा के, तो वहां पे क्या होता है आपका, तो ये फलन आपका क्या हो जाएगा इस प्रकार से, ये फलन इसको हल करेंगे तो f(x), अब ये आपका जो फलन होगा ये इन सीमाओं के मध्य होगा। तो अर्थात ये इसको हम लिख सकते हैं fb माइनस f। तो इस प्रकार जो समाकलन आपको हल करने पर मिलेगा यह आपका क्या होता है, आपका निश्चित समाकलन। दोबारा से देखें, अगर सिंपल समाकलन f(x) dx है तो ये आपका क्या है, अनिश्चित समाकलन है। इस अनिश्चित समाकलन में क्या होगा, आपका जो मिलेगा आपको वह मिलेगा, एक तो आपको फलन मिल जाएगा प्लस आपका क्या होगा, एक समाकलन नियतांक। लेकिन निश्चित समाकलन में आपको क्या होता है, कोई समाकलन नियतांक नहीं मिलता है। यह आपका जो समाकलन होता है दो सीमाओं के मध्य होता है, निम्न सीमा और उच्च सीमा। निम्न सीमा को हम लोअर लिमिट भी बोलते हैं और उच्च सीमा को हम अपर लिमिट भी बोलते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। f(x) यानी ये तो नॉर्मल होता ही है, तो f(x) आ जाएगा, उसके बाद इसकी हम क्या लगाएंगे, सीमा लगाएंगे या लिमिट लगाएंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, x के जितने भी आपके पद होंगे उनमें हम क्या रखेंगे, इनके मान को प्रतिस्थापित करेंगे, माइनस करके जो निम्न सीमा है उसके मान को प्रतिस्थापित करेंगे और उससे हम क्या निकालेंगे, हमारा उत्तर निकालेंगे। तो इसमें हम आगे बात करते हैं समाकलन में कौन कौन सी प्रमेय का इस्तेमाल होता है, वही अवकलन के आधार पर। जैसे हम पहले बात करते हैं कि कोई अचर पद है आपका, अचर पद मैंने माना कोई a है, कोई अचर पद मेरा a है, तो इस अचर पद का इस अचर पद का समाकलन क्या होगा। तो मैं कहता हूं कोई अचर पद का यदि x के सापेक्ष में समाकलन करूं तो वह क्या होता है, ax प्लस नियतांक। ये आपको ध्यान रखना है, किसी अचर पद का x के सापेक्ष समाकलन करें तो वह क्या होता है, ax प्लस नियतांक। ये किस प्रकार से होता है, जैसे हम इसको देखते हैं, ये a, ठीक है ना। अब चूंकि यहाँ पे क्या है, a है, तो x की घात 0, चूंकि x की घात 0 क्या होता है, 1, x की घात 0 इंटू dx, तो ये आपका क्या हो जाता है, तो ax प्लस नियतांक। तो ये बात आपको आगे बताएंगे बहुपद में, ठीक है। तो किसी अचर पद का जब हम समाकलन करते हैं तो वह क्या होता है, उसके साथ जिस चर राशि के सापेक्ष समाकलन किया जा रहा है उसका हमें गुणा करना है और नियतांक लिखना है। दूसरा क्या है, यदि आपका दिया गया फलन किस प्रकार से, a इंटू एक्स, यानी अचर पद, यदि हमारा जो दिया गया फलन है वो क्या है, अचर पद इंटू कोई फलन, अचर पद इंटू कोई फलन का गुणनफल है, तो इस राशि का समाकलन किस प्रकार से होगा, तो अचर पद इंटू फलन का क्या करना है, x के सापेक्ष समाकलन। तो अचर पद हमेशा क्या होगा, बाहर हो जाएगा और खाली क्या होगा, उस फलन का x के सापेक्ष समाकलन होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तीसरी प्रमेय आपकी क्या होती है, यदि आपका जो दिया गया फलन है वह क्या है, आपका योग व अंतर के रूप में, जैसे मान के चलिए a इंटू f(x) प्लस माइनस b इंटू g(x). यहाँ पे आपका दिया गया फलन आपका क्या है, अचर इंटू फलन प्लस माइनस अचर इंटू g(x), यानी एक फलन के रूप में। तो यदि मुझे इस पूरी राशि का क्या करना है, x के सापेक्ष समाकलन करना है, तो यहाँ पे क्या होगा, वही अवकलन की तरह होगा, प्रत्येक पद का अलग अलग क्या होगा, समाकलन होगा। तो a इंटू f(x) इंटू dx प्लस माइनस समाकलन b इंटू f(x) इंटू dx। अब वही है, यानी जब आपकी राशियां योगफल अंतर के रूप में दी गई हो तो प्रत्येक पद का अलग अलग समाकलन होगा। अब इस समाकलन में देखते हैं, तो इसमें पहली वाली प्रमेय, यदि कोई आपका राशि क्या है, अचर और फलन के रूप में, तो क्या हो जाएगा, अचर आपका बाहर आ जाएगा और फलन का अलग से अलग से समाकलन होगा। तो इस प्रकार ये हल किया जाएगा।
अब यदि आपका क्या है, यदि आपका दिया गया जो फलन है, यदि दिया गया फलन आपका क्या है, गुणनफल के रूप में, तो जैसे मैं ये लिखता हूँ, ये मेरे पास कोई फलन है f(x) × g(x). यदि कोई दिया गया फलन क्या है, गुणनफल के रूप में है, तो उस गुणनफल का हमें क्या करना है, गुणनफल के रूप में, और हमें इस फलन का हमें क्या करना है, x के सापेक्ष समाकलन करना है। तो यहाँ पे आपका ये सूत्र काम करेगा, आपको ध्यान रखना है, कोई ये आपका फर्स्ट फलन मानते हैं या आपका सेकंड फलन मान लेते हैं।